स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग का क्या रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक। अगर हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं लेंथ में बाई क्या स्ट्रेचिंग द वायर, ठीक, और बाई कनेक्टिंग द वायर, दो कंडीशन आपका होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में लिखिएगा, ठीक, वेरिएशन इन resistance of wire due to change in its length and area cross section, change in its length and area cross section, change in its length and area cross section, चेंज इन इट्स लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। देखो बेटा होता क्या है ना, अगर किसी भी वायर को पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इफ एन आइडेंटिकल वायर्स, ठीक लिखना पहला, इफ एन आइडेंटिकल वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एन आइडेंटिकल वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, हो गया, एन आइडेंटिकल वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो है क्या बेटा, ऐसा समझ लो, सपोज दैट एक सिंगल वायर है आपका, ठीक, एरिया का सेक्शन ए है, लेंथ आपका एल है, इसके रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला करेंगे रो एल बाई ए होगा। भाई लेंथ आपका एल है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू रो है, एरिया का सेक्शन ये है, तो एक सिंगल जो वायर आपका है इस सेगमेंट का आपको रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। अगर ऐसे आपने क्या किया, एन आइडेंटिकल वायर्स को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, क्या किया हमने बेटा, एन आइडेंटिकल वायर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, हमने डॉट डॉट कर दिया, मतलब दैट इज एन आइडेंटिकल वायर्स ने इस तरह से कनेक्ट किया, ठीक। सभी की लेंथ कितने हैं, एल, एरिया का सेक्शन सीरीज में जब कनेक्ट करते तो एरिया हम लोग सेम सेम लेते बेटा, बात अलग कहीं हमारा थोड़ा बहुत पतला पतला हो गया हो तो वो आप सेम लीजिएगा, ठीक। ये कंडीशन आपका हो गया, एल लेंथ, सभी का लेंथ एल है ईच का, और नंबर ऑफ ऐसे टर्न्स कितने हैं, एन है, ठीक, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी का ए है, मटेरियल आपका सेम सेम है, ठीक, मटेरियल क्या हो गया, सेम सेम है। अब इस केस में अगर इसके रेजिस्टेंस को हम लोग आर डैश ले ले, सपोज दैट बेटा आर डैश है, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश होगा, ठीक। रो मटेरियल सेम है, टेम्परेचर रिमेन सेम है, तो रो की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। वो नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक, साइज पे आपको डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका कंडीशन रो एल डैश की वैल्यू बेटा ऐसे एन सेगमेंट आपने कनेक्ट किया, ए का लेंथ एल है तो एन सेगमेंट होंगे, मतलब जैसे अगर 10 है तो 10 एल हो जाएगा, 2 होगा 2 एल होगा, 4 होगा तो 4 एल हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा एन इंटू कितना, एल अपान एरिया रिमेन सेम है, जरा एन को हम बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, एन इंटू रो एल बाई ए को एक साथ में ले लो बेटा, इसे बना लो क्वेश्चन फर्स्ट, इसे बना लो क्वेश्चन क्या सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लीजिए, ठीक, बाई इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो आर डैश की जो वैल्यू होगी एन इंटू इसकी जगह पे क्या रख लें, आर रख लें, एन आर के बराबर होगा। मतलब अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं वायर्स में बेटा, उन्हें हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किसमें, सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का वो एन टाइम्स हो जाएगा किसके, एक इक्वल एक सिंगल जो रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है। कितने टाइम्स हो जाएगा आपका, एन टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर डैश की वैल्यू एन आर के क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, हो जाएगा। चलिए लिखिएगा, ऐसे बना लो, नोट कर लो। हो गया,
नोट कर लीजिए जी। ओके बेटा, देखिए नीचे लिख लो, दैट इज इतना का समझ आओ तो स्टेटमेंट ना लिखवाएं। मतलब अगर एन को आप कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो एन टाइम्स बढ़ जाएगा, वही स्टेटमेंट होता है। एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी एन टाइम्स ऑफ द सिंगल रेजिस्टेंस। याद रहेगा, सेम वही चीजें हैं। दूसरा लिखो बेटा, इफ लेंथ ऑफ वहाँ वायर लिया था, क्या लिया था बेटा पहले वाले में? इफ लेंथ ऑफ द वायर is increases, if length of the wire is increases कितना? n times length of the wire is increases n times, small n times by stretching the wire, length of the wire is increases n times by stretching the wire। अगर वायर को स्ट्रेच करके हम लोग किसी उसके लेंथ को n टाइम्स करते हैं, जैसे मान लो ये था बेटा, लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर इसे स्ट्रेच किया जाए, जब स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी आपकी? अगर लेंथ की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं तो एरिया क्या करेगा? कोई किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो ना, तो उसका क्या मास या कह लो वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, तो एरिया लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया उसी रेशियो में घट जाएगा। तो ये अगर हमारा सपोज दैट एन ऐसे NL हो गया, लेंथ की वैल्यू आपको बढ़ा कितना कर लिया? NL कर लिया, तो एरिया जो होगा A डैश, इसको हम लोग L डैश ले लेते हैं। सपोज दैट L डैश की जो वैल्यू है वो NL के बराबर है, ठीक। L डैश की वैल्यू NL के बराबर है, तो A डैश की जो वैल्यू होगी, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहता है, तो यहाँ से A डैश वॉल्यूम जो होता है V इक्वल टू A इंटू L होता है, तो उस केस में A डैश की वैल्यू क्या आएगी? जितना लेंथ को बढ़ाओगे वॉल्यूम उसी रेशियो में क्या करेगा? घट जाएगा। लेंथ जितने टाइम्स आप इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतने ही रेशियो में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक। तो इस केस में यहाँ रेजिस्टेंस अगर हम लोग लिखते हैं बेटा R इक्वल टू रो L बाई A, R इक्वल टू क्या हो गया? रो L बाई A। ये पहला ही क्वेश्चन बना लिया। इसके लिए R डैश लोगे तो R डैश की वैल्यू आएगी रो L डैश अपान कितना? A डैश। L डैश की वैल्यू जो आपकी है बेटा वो N इंटू L है, और A डैश की वैल्यू A बाई क्या है? ये N ऊपर शिफ्ट होगा, इस N को आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो वैल्यू आएगी R डैश इक्वल टू N इंटू N स्क्वायर रो इंटू L बाई क्या? देख सकते हैं इस तरह से। तो इसकी जो वैल्यू है देखो फर्स्ट क्वेश्चन से कितना है? R के बराबर है, जिससे पीछे वाले में कंपेयर किया था भाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, कंपेयर करोगे तो R डैश की वैल्यू N स्क्वायर इंटू R के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर किसी भी वायर को स्ट्रेच करके उसके लेंथ को n टाइम्स करेंगे, क्या करेंगे बेटा? लेंथ को n टाइम्स करने बाय स्ट्रेचिंग द वायर, देन रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। जो आपका रेजिस्टेंस उसका होगा वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का, और लेंथ को अगर हम लोग n टाइम्स करने बाई क्या करें? कनेक्टिंग आइडेंटिकल क्या वायर। अगर आइडेंटिकल वायर को कनेक्ट करके और लेंथ को n टाइम्स करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपकी क्या होगी? n टाइम्स हो जाएगी, ठीक।
नोट कर लीजिए। हो गया। तो ये तो होता है बेटा वायर के रेजिस्टेंस में कैसे वेरिएशन होगा अगर हम लोग क्या उसकी लेंथ वगैरह को चेंज करते हैं तो। ठीक, तो ये तरीके होते हैं आपका, इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या कंडीशन बनता है। आपको पीछे वो बोला था वैसे ही, जितने भी कंडक्टर है मेटल है उनमें बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्या कहा जाता है, किसे कहते हैं हम लोग? बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा होती है? सिल्वर यानी चांदी। ठीक, मोस्ट कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है बेटा वो सिल्वर आपका होता है, जिससे कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो जितने भी हमारे मटेरियल हैं उनमें सबसे मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल जो आपका होता है वो सिल्वर होता है। फिर आपका कापर आया, एल्युमिनियम आया, टंगस्टन आया, आयरन है, प्लेटिनम है, मरकरी है एंड सो ऑन। ठीक, ये कंडीशन आपकी होती है, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी कम कंडक्टिविटी ज़्यादा, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है बेटा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। ये नोट कर लिया बेटा? तो याद रहेंगे अगर हम लोग वायर को स्ट्रेच करके एन टाइम्स लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। अगला बता दो, अगर किसी वायर की लेंथ टोटल मान लो एल है बेटा, उसे एन पार्ट में कट कर दिया जाए, कितने में? एन पार्ट में कट कर दिया, सारे पार्ट को रिक्वायर्ड कर दिया जाए, जैसे इसी का उल्टा। सपोज दैट ए वायर था, इसकी टोटल लेंथ आपकी एल थी, एरिया आपका सेक्शन ये था। हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद सारे सेगमेंट को एक में रैप्ड कर दिया। इस तरह से आपने क्या किया, इसको रैप्ड कर दिया। ठीक, तो अब पहले एरिया ए था, अब एन पार्ट में कट किया था तो एन इंटू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा एन इंटू ए। लेंथ पहले बेटा एल था, अभी एल बाई क्या होगा, एन हो जाएगा। अब इस केस में आपको बताना बेटा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी पहले के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग इस पर पॉइंट लिख लीजिए पॉइंट। इफ ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ए, इफ ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ए, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या, ए, ठीक, एंड रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, is cut into n equal parts, is cut into n equal parts and n equal parts and each part will be required as shown in figure, required as shown in figure, as shown in figure। ठीक, देन अब यहाँ से निकालना बेटा आर डैश की वैल्यू से, आर की वैल्यू लिखोगे तो रो एल बाई क्या आएगा, ए आएगा। अब आर डैश अब निकालेंगे, हाँ जी कितना बेटा, एन स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा। तो यहाँ से जब दिखाएंगे तो आर डैश की वैल्यू आएगी बेटा, आर डैश इक्वल टू रो
एल डैश अपान ए डैश, ये मान लो ए डैश की वैल्यू हो गई, ये हमारा एल डैश की वैल्यू हो गई, तो आएगा रो एल डैश की वैल्यू है एल बाई एन अपान एन ए, ये एन बाई में आ जाएगा, तो 1 अपान एन इंटू एन, एन स्क्वायर इंटू रो एल बाई आर डैश हो रहा है, तो आर डैश की वैल्यू आएगी आर बाई क्या, आर डैश की वैल्यू होगी आर बाई एन स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाई एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू वो डिनोट कर लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, मतलब अगर स्ट्रेच करके एन टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, कट करके अगर रिबाउंड कर देंगे उसी को रिकॉइल कर देंगे तो 1 बाई एन स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा। अगर कट करके इंडिविजुअली एक पार्ट का निकालें तो, कटिंग के बाद एक सिंगल पार्ट का निकालें तो, अगर कटिंग के बाद एक सिंगल पार्ट का निकाला जाए तो क्या आएगा, हाँ कट करने के बाद अगर आप एक सिंगल पार्ट का निकालते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आएगा, कट करने के बाद अगर एक सिंगल पार्ट का आप निकालते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, कट करने के बाद अगर एक सिंगल पार्ट का आप निकालोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, डी, बताएंगे कटिंग के बाद अगर एक सिंगल पार्ट का निकाला जाए तो वैल्यू क्या आएगा, बस अगर सिंगल पार्ट का करेंगे तो आर बाई एन हो जाएगा। ठीक भाई, जब कट करेंगे तो लेंथ की वैल्यू एल बाई एन हुआ ये, ठीक, एरिया तो उतना ही रहेगा ना जब सिंगल पार्ट का, जैसे आपको कट किया एक सिंगल सेगमेंट का आप निकालते तो सिंगल सेगमेंट छोटा हो गया, इसकी वैल्यू एल बाई एन हो गया, एरिया तो उतना ही रह जाएगा। अगर एक सिंगल पार्ट की आप बात करते तो लेंथ की वैल्यू एल बाई एन होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 1 बाई क्या हो जाता है, एन टाइम्स हो जाता। तो यहाँ पे अगर आर डबल डैश हम लोग ले ले, आर डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो आर बाई कितना आएगा, ये निकालना चाहिएगा तो ऐसे रख के निकाल लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग कर लो, नेक्स्ट देखो, बोले रेजिस्टिविटी, पीछे हम लोग ने क्या रेजिस्टिविटी लिखा था ना, तो ऐसे लिख लो रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स कर लो। भेजिए the resistivity of different materials are resistivity of different materials are different, resistivity of different materials are different, हो गया, different materials are different, देखिए its value is lowest for conductors, its value is lowest for conductors, its value is lowest for conductors and highest for insulators, highest for insulator,
highest for insulator while for semiconductors and alloy, ऐसे कर लो सेमीकंडक्टर लिख लो क्योंकि alloy में वेरिएशन आता है बेटा, किससे मिलके बना उस पर डिपेंड कर, तो लिखिए फॉर सेमीकंडक्टर्स इट्स वैल्यू इज लाई बिटवीन, फॉर सेमीकंडक्टर्स इट्स वैल्यू इज लाई बिटवीन, इट्स वैल्यू इज क्या लिखा, लाई बिटवीन, इसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है, इट्स वैल्यू इज लाई बिटवीन किसके, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इट्स वैल्यू इज लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट लाइन से आगे पॉइंट बनाओ बेटा, देखिए इन कंडक्टर्स silver having lowest value of lowest value of क्या लिखा, lowest value of लिख लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या सिंपली करो रेजिस्टिविटी, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ब्रैकेट में लिख लो रो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 होता है बेटा, रो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ये 0 डिग्री पे है, कितने पे, 0 डिग्री पे, ठीक, तो वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ये रेजिस्टिविटी होती है बेटा सिल्वर की, ठीक, लिख लीजिएगा लोवेस्ट, लिख लिया सिल्वर हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, लिखिए सो वैल्यू लिख लिया 1.6 इंटू 10⁻⁸, लिखिएगा आगे, सो इट इज बेस्ट कंडक्टर फॉर, वैसे हम लोग चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों के लिए बोला जाता है, बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, हीट के लिए भी बेटर कंडक्टर आपका होता है, इसीलिए पहले के टाइम पे जो एफोर्डेबल थे, मतलब जिनके पास इतने हुआ करता था, तो उनके यहाँ कुछ चीज़ें चांदी की यूज़ किए जाते हैं, पॉट्स बर्तन है, ठीक, लेकिन अब उन जिनके पास हुआ करता था, होने वाले के पास आजकल भी है ना, ठीक, तो हाँ, तो वो चीज़ें जो आपकी होती हैं, दो चीज़ें होती थी, एक तो आपको जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया गया था, फ्लूइड के टाइम पे आपको बोला गया था यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल कितना बनता है, कॉन्टैक्ट एंगल फॉर सिल्वर एंड प्योर वाटर 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब वो उसे वेट नहीं करेगा, ठीक, तो इसलिए जो होते हैं, अगर पानी जैसे प्लेट है, थालियाँ हैं, अगर आप प्योर सिल्वर क्या है, वाटर भी आपका प्योर है, तो उस कंडीशन चिपकता नहीं, जैसे घरों में हम लोग बर्तन धुले जाते हैं ना, तो आप देखते होंगे उसमें वाटर लेयर एक चिपका रहता है, तो आपको अगर सर्व करना है तो पहले आपको क्या सुखाना पड़ता है, ठीक, तो कंडीशन आपका होता है वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। दूसरी चीज़ उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो कुकिंग पॉट होते थे, जैसे तब प्रेशर कुकर नहीं होता था, जल्दी से पक जाएगा, है ना, तब उस कंडीशन में क्या होते थे आप, क्या जिनके इतने अफोर्डेबिलिटी सिल्वर की हुआ करता था, या अदरवाइज कापर वगैरह के बर्तन होते थे, पीतल के, कापर के, आप देखो अभी दादी उदी हो तो पूछो, पहले के टाइम पे ऐसे ही बर्तनों में पकता था, आज की मम्मी लोग उठा ही नहीं पाएंगे जितने बड़े वो वेटेड बर्तन होते थे, है ना, ठीक, पहले लोग जो होता था काफ़ी हैवी वेट के क्या होते थे, वो पॉट होते थे जिसमें क्या किया जाता था, लोग खाना पकाते थे, ठीक, तो वो कंडीशन आपका होता था। आज के डेट में उसको धुलना और क्या करना, पकाना, दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि पहले वो क्या गैस नहीं हुआ करता था, लोग चूल्हे पे बनाया करते थे, ठीक, तो उस कंडीशन में एनर्जी बाउंडेड नहीं था, जितना मर्जी वो नीचे से लगा देते थे, वो जलता रहता था, पकता रहता था, ठीक, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे चूंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं, ठीक है, ये केस आपका होता है बेटा
और जो इंसुलेटर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आपके क्या रेजिस्टिविटी होती है वो माइका का होता है। जैसे वुड भी क्या है, इंसुलेटर है, ग्लास भी इंसुलेटर है, ठीक, माइका भी इंसुलेटर है। तो माइका का जो आपका क्या होता है रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो नोन आपका है 10⁻11 से लेकर 10⁻16 ओम इंटू मीटर के बराबर। वहीं पे पॉइंट करके लिख लो। देखिए while mica 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 having highest value of resistivity, mica having highest value of resistivity in किसमें इंसुलेटर्स, वैल्यू लिख लो ब्रैकेट में 10⁻11 to 10⁻15 ओम इंटू मीटर। ये सब बेटा 0 डिग्री पे लिया गया है जो डाटा 10⁻11 to 10⁻15 ओम इंटू मीटर। टेन टू पावर 11 नहीं, करंट नहीं फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर है, ठीक। इतना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है 10⁻11 इंटू 10⁻15 ओम इंटू मीटर, ठीक। तो यूनिट एरिया का अगर आप लेंगे तो उसके इसमें इतना वैल्यूज के रेजिस्टेंस की आएगी, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए तो हम लोग इंसुलेटर, वो भी बेस्ट क्वालिटी वाला इंसुलेटर है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। अब आता है बेटा, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए बोला था कि टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, ऐसे जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर एंड रिलेशन विल आल्सो सिमिलर टू क्या रेजिस्टेंस। जैसे आपने कहा था कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ अगर रेजिस्टेंस के लिए हम लोग रिलेशन लिखे थे, कितने लोग को अभी लर्न है बेटा, आपको RT और R0 में रिलेशन बताया गया था, RT एंड R0 में क्या था, बोला नहीं, कितने लोग को अभी लर्न है, हाथ उठाओ। RT और R0 में रिलेशन बोला गया था बेटा, हाथ उठाइए, 1 2 3, बाकी वाले हाँ जी। अरे कुछ यहाँ से जब ये बताया जाए तो यहाँ भगवान जी ने देखो अलग ही बोलती है, जो भी बोलती है यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ दिमाग इसमें भर लिया करो, है ना, कि नहीं भराता है। R0 क्या है बेटा, R0 को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, R0 क्या है बता, आप बताओ। R0 इन फार्मूला तो सही है, रिलेशन सही बताया है, क्या है R0 यहाँ पे, हैं? आप बताइए बेटा क्या होता है R0 यहाँ पे रिलेशन में, रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन है। R इन्होंने बोला RT = R0 1 + अल्फा ब्रैकेट में 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी या टी, तो R0 क्या है वो पूछा जा रहा है। आप R0 क्या है बेटा, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेजिस्टेंस एज क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री पे जो भी कंडक्टिव मटेरियल है आपका उसका रेजिस्टेंस है। और RT आप कहते तो T डिग्री पे आपका होता था बेटा, ठीक। थोड़ा सा दिमाग में रखा करो बेटा, अरे तो ऐसे तो हम लोग कहानी सुनते रहेंगे और फिर चला क्या एग्जाम के दिन सब गायब हो गया तो क्या मतलब निकलेगा, है ना। तो जिस तरह से बेटा हम लोग रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन लिखा था वहाँ पे RT = कितना R0 1 + अल्फा इंटू टी या डेल्टा टी, जो भी ले लीजिए आपने, सेम इसी पैटर्न में, क्योंकि R की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक, क्या रो के चेंज होने के साथ साथ, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, इसलिए आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो जब हम लोग रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन लिखेंगे ना, जैसे ρT = ρ0 1 + सेम अल्फा इंटू क्या, जैसे ये सिमिलर है रेजिस्टेंस के लिए, वैसे ही आप रेजिस्टिविटी के लिए भी कह लेते हैं, या उसी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं तो उसके लिए भी सेम रिलेशन होगा जो वहाँ पे आपने लिखा था रेजिस्टेंस के लिए, ठीक।
केवल वहाँ पे जहाँ पे RT था वहाँ पे रो टी कर लिया आपने, जहाँ पे R0 था यहाँ पे रो नॉट लिख लिया। ठीक, तो रो नॉट होते हैं रेजिस्टिविटी एट क्या, रेजिस्टिविटी एट कितने बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रो टी रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड, T डिग्री सेंटीग्रेड आप ले लो। ठीक, रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अल्फा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या लिखा था ये, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अल्फा बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हो जाएगा। तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ से डिनोट कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। ठीक, नोट करिए। हो गया बेटा। और आपको बोला था पहले एक बार लिखाया था अल्फा की जो वैल्यू होती है कंडक्टर्स के लिए मोर देन 0 होता है। ठीक, सेमी कंडक्टर के लिए लेस देन 0 यानी निगेटिव, और कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है मोर देन 0। ठीक है, एक दिन पहले ही बताया था उसको। तो ये चीज़ें आपकी होती तो लिखिएगा। ये लिख लिया, पॉइंट बनाया था कि नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यही लिखा था ना, कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा है, नहीं लिखा, छाप ले सीधे, लिख लो, उससे पॉइंट बना लो ऊपर बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी लिखना इसमें, लिखना द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स, resistivity of all metallic conductors increases with temperature, resistivity of all metallic conductors increases with temperature, increases with temperature, resistivity of all metallic conductors increases with temperature, लिखिएगा। ठीक है, for normal range of temperature, normal range of temperature, it is given by relation, फॉर्मूला लिख चुके हैं, अगर लिख चुके तो गिवन बाय अबव रिलेशन कर लीजिए, और नहीं लिखे हैं तो गिवन बाय रिलेशन करके, और ये वाला फार्मूला नोट कर लिए। ऊपर वाला तो रेजिस्टेंस के लिए था, तो समझाने के लिए यूज किया था यहाँ। ठीक, आप ये नीचे वाला फार्मूला अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, और अगर लिखे हैं तो गिवन बाय अबव रिलेशन कर लीजिए, ऊपर दिए हुए, है ना। जो लोग पहले लिख चुके हैं वो अबव रिलेशन कर ले, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो बिलो रिलेशन कर ले, है ना। ठीक बेटा, तो अबव रिलेशन कर लीजिएगा, गिवन बाय अबव रिलेशन। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं टेम्परेचर वेरिएशन करने के साथ साथ कैसे रेजिस्टिविटी आपकी क्या हो रही है, ठीक, वो चेंज आपकी होती है। ठीक,
दूसरी चीजें आपकी होंगी बेटा, आपको कंडक्टर्स के लिए ग्राफ बताया गया था किसमें, बी और आई के बीच में, पीछे पड़ा था ना वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टिव मटेरियल के लिए। ठीक, तो जैसे जैसे आपने पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाया था, करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज करी थी। ठीक, लेकिन अगर यही हम लोग नॉन ओमिक के लिए कर ले, एक ओमिक कंडक्टर होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं। नॉन ओमिक का मतलब जैसे एलिप जो फिलामेंट वायर होता है, ठीक, टार्च बल्ब हो गया, ठीक, आपका डायोड हो गया, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, नॉन ओमिक कहते हैं। क्या कहेंगे, नॉन ओमिक, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता बेटा, उसी को हम लोग नॉन ओमिक कह लेते हैं। अपने यहाँ बेसिकली दो चीज डिस्कस करते हैं, एक बल्ब फिलामेंट जो आपका होता है, नॉर्मल बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है दिखता है फिलामेंट, और दूसरा डायोड के लिए। जब डायोड के लिए हम लोग बनाते हैं बेटा, तो वो सिग्माइड बनता है। कैसा होता है, सिग्माइड बनता है। तो नीचे हेडिंग बना लीजिए, क्योंकि कंडक्टर के लिए हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, पीछे कंडक्टर के लिए बना लिया, तो लिख लीजिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। वी आई वोल्टेज डैश करंट, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, अगर नॉन ओमिक कंडक्टर हैं तो उनके बीच में कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा बी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन ओमिक क्या कंडक्टर्स। दो चीज़ हम लोग लिखते हैं, लिखिए बेटा, इन केस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, in case of non-ohmic conductors on varying the potential difference, on varying the potential difference across the, किसी एक्सिस पे किसी को ले सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें सिग्माइड दिखाना है तो सिर्फ ले लेते हैं। On varying the potential difference across the conductor, current through it varies non-linearly. करंट क्या लिखे है, नॉन लीनियर, वेरीज नॉन लीनियरली। लिखिए सच टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, लाइक टार्च बल्ब। ये बेटा हमारा किसके लिए होता है, टार्च बल्ब के लिए। ये आपका टार्च जो फिलामेंट होता है, टार्च फिलामेंट ऑफ टार्च कह लो, या टार्च बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ऑफ टार्च बल्ब कर लो, फिलामेंट ऑफ यहाँ लिख देते बेटा, फिलामेंट ऑफ टार्च बल्ब। ठीक, और दूसरा है ये होता है डायोड के लिए। कैसा है, डायोड के लिए। ठीक, तो डायोड के लिए सिग्मॉइड शेप कहलाता है, और टार्च बल्ब के लिए इस तरह से हमारा क्या मिलेगा। तो टार्च बल्ब फिलामेंट आप क्या बल्ब कर लो, या सिंपल ही कर लो, फिलामेंट आप कोई जरूरी नहीं, टार्च बल्ब के कोई भी बल्ब हम लोग जो लेते हैं, फिलामेंट आप बल्ब कर लीजिए। ठीक, जो लाइटनिंग हम लोग यूज़ करते थे नॉर्मल बल्ब, उसमें जो फिलामेंट होते थे उनके लिए कंडीशन। तो ऐसे जो आपके क्या होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, उन्हें नॉन ओमिक कह लेंगे। क्या कह लेंगे, नॉन ओमिक कह लेते हैं। एक चीज़ बेटा जो हम लोगों ने बनाया है ग्राफ, अगर थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ऐसे बना ले, ये सिग्माइड रहेगा। ठीक,
क्योंकि वहाँ पे कर्वेचर ऐसे थोड़ा हो गया था। ठीक हम लोग ठीक है। किसी से भी ठीक है ना, वो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा वो होता। सर आपका नहीं चला जाता है, सही हो जाता है। हम लोग का तो एक बार बन गया तो बन गया, परमानेंट वाला है। हाँ, यस सर। तो ऐसे परमानेंट यहाँ भगवान ने जो दिया जगह है ना, वहाँ भी बना लिया करो। वहाँ वाला वो क्या अरेंजमेंट सही होगा सर, है ना, बस सही अभी है। खराब हो नहीं जाएगा। नहीं सही है, रहने दो। वो जो हमने बनाया था ना, वो हिल के ऐसे हो गया था, तो ये ऐसे आना चाहिए। अब इसके इधर नहीं जाना चाहिए। हो गया। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसे बेटा डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। जो नॉन ओमिक सब्सटेंसेस होंगे उनके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो नीचे लिख लीजिए भाई, द रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, the resistance of non-ohmic substances is called डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसी को नाम दिया जाता है कौन सा बेटा, इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ नॉन-ओमिक सब्सटेंसेस कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। उसी के रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं बेटा डायनेमिक, क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कह लेते हैं। ठीक, अगर निकालना है ना तो कहीं भी आप टेंजेंट ड्रा कर लो। क्या करिए, टेंजेंट ड्रा कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे हम लोग ना, तो मान लो इस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, ठीक, ये आपका आएगा डेल्टा V अपान डेल्टा I। चेंज इन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अपान चेंज इन करंट। ठीक, उनके रेशियो को हम लोग क्या कह लेंगे, डायनेमिक कह लेंगे। ठीक, और किसी इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तो dV अपान क्या कह लेंगे, DI कह लेंगे। ठीक है, इसी को आप कह लेते हैं। इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा रेजिस्टेंस, वहाँ से डिनोट कर लेते हैं बेटा। ठीक, पहले आपके यहाँ सिलेबस में एक कार्बन रजिस्टर हुआ करता था, कलर कोड, बट अभी हटा दिया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वहाँ बनता था बट बेटा हटा दिया गया, तो बात ही अलग है। हाँ, क्या कह रहा, हाँ, जो हम लोग बनाते हैं ना, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, उसी के लिए है। वो नॉन-ओमिक होता है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लीनियरली नहीं बढ़ती है। ठीक, वो कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। इसलिए आप देखते हुए जब बल्ब जलता है तो पहले जो आपकी शाइनिंग यानी ग्लो होता है वो स्लो होता है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर वो लीनियरली होता तब इमीडिएटली इतना इंक्रीजमेंट नहीं आपका, तो उसकी वजह, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे हीट होती है ना, तो रेजिस्टेंस से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो हीटिंग बढ़ जाती है, हीटिंग बढ़ जाती है तो ग्लोइंग बढ़ जाती है बल्ब। हो गया, तो ये केस आपका हो गया बेटा, इसी को हम लोग नॉन ओमिक कह लेंगे। और दूसरा आपका होता था जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, ओमिक कहा था। तो एक ओमिक हो गया, दूसरा नॉन ओमिक हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बेस पे हम लोग यहाँ से डिनोट कर लेते हैं बेटा। ठीक, अब अगर किसी के पास हो तो रहेगा तो क्वेश्चन करा देते हैं, नहीं तो फिर आगे। ये कौन सी बुक है, नीचे रखिए कुछ है? ये रिहंत वाली है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है पढ़ना बेटा ना, इसीलिए तो हम लोग हैं यार, पढ़ो हैं। जो पढ़ते हैं उनका बुक फट जाता है। दो टाइप से बुक फटता है, नहीं, कुछ लोग पढ़ने वालों का नहीं, सर के नीचे सोने वालों का भी फटता है। तो पढ़ते हैं, मतलब सोते वक्त पढ़ते हैं, नहीं, तभी पढ़ता है। पढ़ते समय सर से नीचे हटा देना चाहिए ना। चलो, तो नेक्स्ट आगे लिख लीजिए बेटा। तो कनेक्टिविटी आपका, अब रेजिस्टिविटी हो गई थी आपकी, कंडक्टेंस लिख लो। ओम सा हमने पहले बता दिया था। ठीक, थोड़ा सा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं बेटा कंडक्टेंस। लिख लीजिए शॉर्ट में।
देखिए कंडक्टेंस एंड, पहले कंडक्टेंस ही लिख लो, कंडक्टेंस लिखिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is known as, reciprocal of resistance is known as, reciprocal of resistance is known as conductance, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं बेटा। कंडक्टेंस जो होता है जी, कैपिटल जी, जी इक्वल टू 1/R। यूनिट हम लोग लिखेंगे बेटा ओम के पावर -1 या इसी को मो कहते हैं, मो MHO, ठीक। ओम के पावर -1 या क्या कहेंगे, मो कर लेंगे, या उसी को साइमन भी कहते हैं, SIMEN, ठीक। लिख लीजिए, तीसरा भी लिख लो, आर साइमन, साइमन, ठीक। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उससे कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक। तो जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया था ना V और I के बीच में, तो आपको कंडक्टिंग मटेरियल के लिए स्ट्रेट लाइन आपको मिला था, ठीक। ओमिक जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया था। तो कंडक्टेंस जब लिखेंगे तो 1/, क्या होगा, R हो जाएगा, ठीक। तो वहां से डिनोट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा। दूसरा लिखिएगा, सेकेंड, कंडक्टिविटी, लिखिए, बोले, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ जो रेजिस्टिविटी होता है उसी को हम लोग नाम देते बेटा क्या, कंडक्टिविटी कह लेते हैं, ठीक। नीचे लिख लिया, दैट इज सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी जो होगी सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। और रो का हम लोगों ने लिखा था ओम इंटू मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम के पावर -1 मीटर के पावर -1, ठीक। इसे हम लोग लिख लेंगे बेटा, यूनिट अगर लिखेंगे ओम के पावर -1 मीटर के पावर -1, और ओम के पावर -1 को साइमन कहते हैं, इसे साइमन पर मीटर भी बोल लेते हैं बेटा। आप साइमन क्या, पर मीटर, साइमन पर मीटर भी इसे बोलते हैं, साइमन पर मीटर, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, बाकी हम लोगों ने ओम्स लॉ वगैरह वेक्टर फॉर्म में कैसे J = सिग्मा × E पहले लिख चुके थे, वो चीज़ यहाँ थोड़ा आगे इस वाले बुक में बाद में दी गई है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें पढ़ना है बेटा क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे combination of resistors, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स जो आपके होंगे उनके कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, देखो बेटा जो रेजिस्टेंसेज आपके होते हैं उनको हम लोग बेसिकली कंबाइन जो करते हैं सीरीज एंड पैरेलल में करते हैं, और बाकी जो एप्लीकेशन होता है वो मिक्स कॉम्बिनेशन पे होता है, सीरीज पैरेलल दोनों का एप्लीकेशन होता है, ठीक। तो जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग 2 टाइप्स कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे यहाँ पे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक टर्म हमारा आता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, सब लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था।
अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में लगाते हैं, है ना, और लगता है तो अच्छा भी लगता है लोगों को, ठीक। और हाँ, कैपेसिटर में भी है, रेजिस्टेंस में है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा वहाँ पे। जो यहाँ सीरीज वाली कंडीशन होगी वहाँ पैरेलल, जो यहाँ पैरेलल वाली कंडीशन वहाँ सीरीज, अंतर इतना सा है, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोला हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो क्या कहानी बनेगी, हाँ, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते तो क्या कंडीशन बनेगा। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है सभी रेजिस्टेंसेस अल्टरनेटली हम जो कनेक्ट करेंगे एक क्या सिंगल आपको पाथ मिलेगा, ठीक। मतलब सभी के थ्रू पास होने वाली करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम सेम। अगर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं बेटा, उनसे पास होने वाले जो रहे करंट की वैल्यू अगर सेम सेम है तो कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाएगी। अगर वो वेरी कर रहा है, वह क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग कह लेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू जो करंट की वैल्यू होगी वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ से जब दिखाएंगे तो देखो R1 R2 R3, मान लीजिए हमारी बैटरी हो गई, आपकी हो गई, पोटेंशियल V हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक। तो यहाँ से जो भी करंट यहाँ से पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, छोटी वाली प्लेट नेगेटिव कहलाती है बेटा, जो लार्ज साइज की होती है उसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं बैटरी की, ठीक। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती है कि नेगेटिव से, आप बता दो। करंट जो होता है बेटा बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकलता है कि नेगेटिव से, खड़े हो जाओ। करंट जो निकलता है बैटरी से उसके पॉजिटिव प्लेट से या नेगेटिव से, पॉजिटिव से, पक्का है जी, सही है कि गलत, सही है, मान लीजिए दोनों लोग का, मान लीजिए जी। बैटरी के हमेशा कहाँ से बेटा, पॉजिटिव प्लेट से करंट आपकी एलिमिनेट होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट तब होता है जब सारी पॉजिटिव प्लेटें वन साइडर हो, ठीक। अगर हमारा क्या हो, एक कंडीशन होता है, जैसे मान लो हमने ये लिया एक, इसका पोटेंशियल दिया 40 वोल्ट, एक दूसरी बैटरी लगाया, इसका पोटेंशियल हमने लिखा 20 वोल्ट। अब करंट किधर से फ्लो करेगा जी, अब सर्किट में कहा जाए करंट किधर फ्लो करेगा, तब फिर सर्किट कंप्लीट कर दिया, तब करंट किधर से जाएगा, हाँ जी, फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, करेगा, किधर से, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो आपके बैटरीज को कनेक्ट कर दी गई हैं, ठीक, तो जिसके पोटेंशियल हायर होगा उसकी वजह से नेट करंट हमारा क्या करेगा, सर्किट में इफेक्टिव करंट उसके डायरेक्शन में हमारा फ्लो करेगा। जैसे ये 40 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो इफेक्टिव पोटेंशियल किसके वजह से होगा, 40 वोल्ट भाई, 40 माइनस 20 एक ही डायरेक्शन में होता था, ऐड करते थे, अपोजिट होगा तो सब ऐड कर लेंगे, ठीक। तो ये 20, अब इसकी वजह से करंट हमारा इधर फ्लो करेगा। लेकिन ये एक एबनॉर्मल कहानी है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल वे में हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव से एंटर करता है, ठीक। बट अगर हम लोग कॉम्बिनेशन कुछ बना के आपको बेवकूफ़ बना दे तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो क्या है, राम बाड़ा रावला नहीं कहानी है, ठीक। तो वो वैलिड है, लेकिन अगर कहीं ऐसी कंडीशन बनी, अब तो करंट इधर से गया ना, तब तो पॉजिटिव वाले से क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, नेगेटिव वाले से निकल रहा है। लेकिन ये कह लो जबरदस्ती वाला है, ठीक। जैसे कोई आपको सर पे क्या दीवार लग दे, कह दे आप खाओ नहीं तो मार देंगे, तो मरने से अच्छा है खा ही लेते हैं, तो वही वाली कहानी। उसकी टेंडेंसी ऐसी नहीं है, बट उससे ऐसा जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, कराया जा रहा है बेटा, ठीक। चलो ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल आपने भी अप्लाई किया, पोटेंशियल करंट की वैल्यू जो भी यहाँ से पास आउट होगा, चूंकि रूट बेटा सिंगल है, रूट कैसा है, सिंगल है, तो उस कंडीशन में सिंगल रूट होने की वजह से इधर से हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V3,
B1 B2 और क्या है B3 है, B1 B2 एंड क्या है B3 है। अब जब हम लोग यहाँ से लिखेंगे बेटा, एक B1 है, दूसरा B2 है, तीसरा क्या है आपका B3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस B1 B2 B3 है। V की जो वैल्यू आपकी होगी आएगा V1 प्लस V2 प्लस कितना B3। ऐसे अगर n रहेंगे तो n टाइम्स हम लोग वहाँ पे कर निकालेंगे जितना भी रहेगा सेगमेंट। ठीक, कंडीशन क्या होता है, इन सभी का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप R सपोज कर लो, RS है, S फॉर सीरीज। ठीक, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज क्या, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी RS। हमने RS फॉर सीरीज को डिनोट करा बेटा, पैरेलल वाले में RP ले, अभी छापो नहीं, अभी छापो नहीं, समझ लो, प्रिंटिंग के लिए टाइम दिया जाएगा ना बेटा, पहले समझ लो। हाँ चलो देखो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी RS अगर लिया जाए तो V इक्वल टू आपने पढ़ा था I इंटू R। V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I करंट तो सब में सेम सेम है ना, R इक्विवेलेंट वैल्यू हमने RS ले लिया, तो ये वैल्यू आएगी I इंटू कितना RS इक्वल टू I इंटू पहला वाला रेजिस्टेंस, इसके थ्रू V1 I इंटू R1, इसके थ्रू V2 I इंटू R2, इसके थ्रू V3 I इंटू R3। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू कितना I कॉमन होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये है I इंटू RS। बेटा दोनों साइड से I क्या हो गया कैंसिल, तो RS की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के क्या अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। सीधा सीधा आप ऐड कर लेते हो। ठीक, सभी के सम के क्या होगा बेटा बराबर होता है। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर ये सभी के सम के बराबर है तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो सीरीज में जो रेजिस्टेंस हम लोग सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला कनेक्ट करेंगे उससे भी लार्जर होगा। जैसे मान लो अब ये दो लोग बैठे हैं, एक लोग का रेजिस्टेंस 20 ओम है, दूसरे लोग का 40 ओम है, सीरीज में जोड़ा तो कितना हो गया 60, तो इक्विवेलेंट वैल्यू 60 है, 60 वाला 20 से भी बड़ा है और 40 से बड़ा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा जो इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी ऑलवेज लार्जर देन क्या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन। जो सबसे बड़ी वैल्यू रेजिस्टेंस की कनेक्ट करेंगे उससे भी बड़ा मिलता है। ठीक, तो आप लिखिए अब सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है, पहले देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले कहें सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए if all resistances are connected, all resistances are connected in such a way, connected in such a way, connected in such a way so that current passing through, so that current passing through each resistance, बता दो बेटा। हेलो नमस्ते बेटा। और नहीं आज और मंडे बेटा वो बंद रहेगा, वही सर के यहाँ प्रोग्राम है। कल क्यों नहीं आए थे? अच्छा अच्छा, तो अब ट्यूसडे से चलेगा बेटा रेगुलर फिर। ठीक, चलो देखो तो कंडीशन क्या लिखा बेटा, passing through each resistance will be same and it is equal to will be same and it is equal to at the same and it is क्या लिखा बेटा equal to current passing through external circuit, current passing through external circuit, external circuit। ठीक, नेक्स्ट लाइन देखिए, while sum of potential difference
sum of potential difference across sum of potential difference across all resistances, sum of potential difference across all resistances will be equal to potential applied by the source, तो उसकी वैल्यू जो आपकी होती है वो सोर्स के द्वारा जो अप्लाई किया गया पोटेंशियल है उसके क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल टू पोटेंशियल अप्लाइड बाय द सोर्स। हो जाएगा। तो सोर्स पोटेंशियल के क्या होता है आपका, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा, कैसे होगा। डायग्राम बनाइए और यहाँ से यहाँ पे नोट कर लीजिए। जिनको कोई डाउट होगा पूछ लेगा बेटा। साइन हो गया सबका, किसका बचा है, साइन हो गया। कुछ लोग आपको बचा है, कुछ लोग की रेगुलर रहने कहानियां रहती हैं। और कहेंगे बस आज अब की बार लास्ट दिन है, इसके बाद कभी ना रेगुलर रहेंगे हैं। हो गया बेटा, नोट कर लिया, जल्दी करो। बोले लिखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, और क्वेश्चन बेटा घर पे बनाते रहिए, बनाते मतलब लगाते रहिए, ठीक। नहीं उसमें पॉइंट लगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन will be equivalent resistance of series combination will be greater than largest value of resistor connected in ओके, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन किसमें, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हो गया बेटा।
दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये केस आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी के थ्रू बेटा सेम रहेगा, पोटेंशियल सभी के अक्रॉस जो हम लोग करेंगे उनका सम एक्सटर्नल सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल किसी भी रजिस्टर से क्या होगा, रजिस्टर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। ठीक, दूसरा लिख लीजिए जल्दी से, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों हो जाएगा तो दोनों का बेस पे क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, पैरेलल में हम लोग बात करते हैं बेटा, क्या कंडीशन होता है इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम सेम होती है, और करंट की जो वैल्यू होगी वो सभी के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उनका सम एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा, इक्वल होगा। बी, पोटेंशियल सभी के थ्रू क्या रहेगा, यहाँ पे जो सोर्स का पोटेंशियल है उसके बराबर रहता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सभी के थ्रू सेम सेम रहेगा। बट बेटा जो करंट है ना, क्या करोगे आप, करंट जो यहाँ से आपका इमिट होगा, करंट जो रिलीज हो रहा है ये जाके इस पॉइंट पे बाइफरकेट होगा। देखो इसके अलग अलग पाथ हैं, जैसे आपके घर के जाने के डिफरेंट अगर रूट हो तो कभी किसी से चले जाते कभी किसी से, बट अगर सिंगल रूट है तो हमेशा किसको फॉलो करेंगे, एक ही है। लेकिन अगर आपके घर के डिफरेंट रूट हैं तो क्या सभी रूट से आप बराबर बराबर जाते हो, किससे ज़्यादा जाओगे, जो छोटा होगा और अच्छा होगा। अच्छा मतलब गड्ढा मुक्त, है ना, क्या अपने यहाँ क्या बोलते, गड्ढे मुक्त जो होंगे, लेकिन मुक्त तो हुए नहीं। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है उसके बेस पे हम लोग वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, जो क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम, करंट की वैल्यू सब डिवाइड होगा। ठीक, अब करंट सपोज दिया हम लोगों ने क्या ले लिया, एक के थ्रू I1 है, इसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया R1 R2 और क्या ले ले R3, देख लेना दिख जाएगा, I1 I2 एंड I3 है। अब की बार क्या वैरी कर रहा है, करंट भी डिवाइड हो रहा है, पिछली बार पोटेंशियल डिवाइड हुआ था। ठीक, तो यहाँ जब करंट डिवाइड होगा तो टोटल करंट जो सर्किट में आई जा रही है, अभी लिखेंगे नहीं, I1 प्लस I2 प्लस क्या I3 के बराबर होगा। अगर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RP, पैरेलल में है तो क्या ले लेंगे RP, सीरीज में था हम लोगों ने RS लिखा था, RP। ठीक, देन V की वैल्यू सभी के क्रॉस बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, पोटेंशियल सभी के क्रॉस सेम रहेगा, सोर्स के पोटेंशियल के बराबर लेते हैं। सीरीज में करंट सब में सेम था और वो एक्सटर्नल सर्किट के करंट के बराबर था। ठीक, तो जब यहाँ पे सेम है तो I = V/R होता है ना, तो V अपान RP = V अपान कितना, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V कॉमन होकर कैंसिल होगा, 1 अपान RP की वैल्यू होगी 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या R3। तो ये इक्विवेलेंट वैल्यू होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक, तो लिखिएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन one end of, in parallel combination one end of all resistances
one end of all restances, one end of all restances is connected, one end of all restances is connected across, is connected across, ठीक, positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, while other end is connected, other end is connected across negative terminal of battery, other end is connected across negative terminal of battery, across negative terminal of battery, across negative terminal of बैटरी। हो गया? देखिए, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, potential difference across each resistor will be same as, potential difference across each resistor will be same as, resistor will be same as potential applied by the source, same as potential applied by the source, same as potential applied by the source, सोर्स के द्वारा जो पोटेंशियल अप्लाइड होगा उससे क्या होगा बेटा, इक्वल होता है, ठीक। देखिए, बट करंट विल बी सब डिवाइडेड, बट करंट विल बी सब डिवाइडेड, करंट विल बी सब डिवाइडेड, हो गया, सब डिवाइडेड, एंड करंट पासिंग थ्रू, and current passing through, current passing through all resistances, current passing through all resistances, ऐसे ले लो, एंड लिखा है करंट पासिंग एंड सम ऑफ करंट पासिंग कर दो बेटा, सम ऑफ करंट पासिंग, सम एंड सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी, सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, इक्वल टू करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, दैट इज, अब यहाँ से नोट कर लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, ठीक, और यहीं पे लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन, lesser than smallest resistance connected in combination, इतना नोट कर लीजिए, फिर करवाते हैं सर आगे, ठीक।